जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, ये सभी लोगों ने कहीं गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर ली, इनका साठगांठ तो नहीं हो गया है कि हम अंदर आएंगे, चिल्लाएंगे और तुम्हारा काम है कि तुम बंद कर देना करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है कि ये लोकसभा नहीं चलने देने के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वरना कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा कि लोकसभा के अंदर सरकार को ऐसे मुद्दे हैं कि उधेड़ के रख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि लोकसभा का अधिवेशन शुरू है, लेकिन लोकसभा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी वजह क्या है कि विपक्ष जो है वो जाकर हंगामा करता है और सरकार जो है वो हाउस दिन भर के लिए एडजर्न कर देती है। अब हमारी ये सोच बन गई है और हम ये बात मानते हैं कि लोकसभा का अधिवेशन जो है वो जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो तकरीबन 200 करोड़ रुपये लगते हैं एक लोकसभा का अधिवेशन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसमें 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा कभी होता है उसमें। ये 200 करोड़ रुपये में से हमने कितना क्या हासिल किए हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम रोज़ जाते हैं इस उम्मीद से कि हम सरकार से सवाल उठाएंगे। लेकिन अब हमारी ये समझ हो चुकी है कि कहीं मेन जो विपक्षी दल है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, ये सभी लोगों ने कहीं गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर ली, इनका साठगांठ तो नहीं हो गया है कि हम अंदर आएंगे, चिल्लाएंगे और तुम्हारा काम है कि तुम बंद कर देना करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है कि ये लोकसभा नहीं चलने देने के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वरना कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा कि लोकसभा के अंदर सरकार को ऐसे मुद्दे हैं कि उधेड़ के रख सकते हैं, जिसके अंदर पेगासस का मुद्दा, जिसके तहत सरकार जो है वो आपके फ़ोन को सिर्फ टैप नहीं कर रही है बल्कि हैक कर रही है। और कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि आप फ़ोन को हैक करें। टैपिंग अलाउड है कानूनन अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ता है कि ये बंदा फला बंदा जो है ये देश के लिए घातक है, ये देश के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और इसका फ़ोन टैप करना ज़रूरी है, तब है तो इजाज़त मिलती है। लेकिन सरकार ने कई हज़ार लोगों के, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं, यानी कि पत्रकार भी शामिल है और जो राजनीति के अंदर उनके विरोधी है, उनके फ़ोन को भी हैक किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार का, इज़राइल की जो कंपनी है उसने साफ कहा है कि हमने अपने जो हमारे करीब के जो देश है उनकी सरकारों को हमने बेचे हैं। यानी कि इज़राइल के करीब का देश, उसने खुद ने, बेचने वाले ने कहा कि मैंने मेरा माल जो है वो हिंदुस्तानी सरकार को बेचा है करके। अब हम है तो मोदी साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी साहब आइए पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर आपका दायित्व है कि हम 550 MPs आते हैं वहाँ पर, आप आके है तो 2 मिनट के लिए बोल दीजिएगा कि आपने ख़रीदे नहीं ख़रीदे है करके। अगर ख़रीदे हैं तो किन किन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं करके। तो ना वो आ रहे हैं, ना वो हमारा सामना कर रहे हैं, ना मुकाबला कर रहे हैं, ना हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सिर्फ मन की बात के लिए है तो रेडियो के सामने चले जाते हैं। मन की बात बहुत सुन चुके हैं, अब हमारी जो बात है उसका जवाब दीजिएगा करके। ये एक मुद्दा हो गया है। दूसरा ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ चली गई है। हम जो नारा सुनते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अगर 150 पे भी चले गया तो भक्त जो है वो खुश रहेंगे कि नहीं 150 के अंदर हुआ तो क्या हुआ है करके, उसमें हम मर रहे थोड़ी है। इसमें पेट्रोल डीजल का एक मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर है, जिसकी वजह से आज भी मेरे हिसाब से औरंगाबाद के अंदर हम 80% भी आबादी को हम वैक्सीन नहीं दे सके हैं, जबकि 80 मुल्कों के अंदर हमने हमारी जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है हमने प्रोवाइड कर दिए है। सिर्फ आपको अपनी अहंकार बचाए रखने के लिए कि देखो मैंने बनाया ये वैक्सीन करके। अरे मेरे देश का नागरिक को पहले दीजिएगा, वो लाइन में खड़ा है, वो वैक्सीन लेने के लिए तड़प रहा है और आप है तो कहते हैं कि सब चीज़ बराबर है करके। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को हमने तैरते हुए देखा है, कोई विदेश की एक सरकार कहती है कि पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम हुआ है तो योगी सरकार ने किया है करके। मतलब ये कैसा लोगों को
फिर दूसरा ये है कि बेरोज़गारी का मुद्दा है, कंपनीज बंद हो रही है, इकोनॉमी बंद हो रही है। आज भी अगर देखा जाए तो कोरोना औरंगाबाद में घूम रहा है, संडे के दिन है करके, संडे के दिन निकलता है वो। बाकी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर मॉल चालू है, दिल्ली के अंदर होटल चालू है, दिल्ली के अंदर पूरे कार्यक्रम चालू है, इलेक्शन के कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं वहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में वायरस नहीं जा रहा है, औरंगाबाद में अभी भी है। और औरंगाबाद में इसलिए है कि औरंगाबाद की जो जनता है वो मरी हुई जनता है, वो मुर्दा कहते हैं नहीं क्या कि हम जिंदा है सिर्फ शरीर से, हमारा अंदर का ज़मीर लड़ने की ताकत पूरी ख़त्म हो चुकी है, हम सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं उसमें। सरकार ने कहा 4 बजे बंद करो तो बंद कर दे। इतनी कमज़ोर मैंने संगठन व्यापारियों की नहीं देखा होगा कि जो कहते हैं कि 4 बजे बंद कर दो, हाँ 4 बजे बंद कर देंगे। साहब उनसे पूछिएगा कि दूसरे उसमें क्यों चालू है, फिर आप दिल्ली के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर कैसा चालू है, तेलंगाना के अंदर कैसा चालू है, गुजरात के अंदर कैसा चालू है, फिर संडे के दिन है तो क्या लॉजिक है करके। खैर इस मुद्दे के ऊपर हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं उसमें। मैं सिर्फ शुरुआती तौर के ऊपर आपको ये बताना चाह रहा था। दरअसल आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ये है कि मैं औरंगाबाद के लिए एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ कि अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने है तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300 साढ़े 300 करोड़ रुपये देंगे जालना रोड के लिए। दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुकड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुकड़ गई थी। वो सिर्फ 72 करोड़ रुपये दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे। और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया। और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें। और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहाँ पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरप्रीत चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहाँ पर लगाए थे। और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर फिर मैंने जब पूरा डिटेल के अंदर है तो गडकरी साहब को ये समझाया कि साहब आप है तो अहमदनगर को एक फुल फ्लाईओवर दे रहे हैं, जो शहर से शुरुआत होती है और शहर के बाहर ले जाके छोड़ते हैं, कई किलोमीटर का लंबा है तो फ्लाईओवर है। आपने नासिक को ये फ्लाईओवर दिए, आपने पूना को ये फ्लाईओवर दिए, आपने नागपुर में ढेर सारे फ्लाईओवर दिए। औरंगाबाद आते आते ही क्यों ऐसा होता है कि हमको ऐसा यहाँ से चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता, फिर चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता है। अब ये कंजूसी से हमारे को क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे ये बताना है कि गडकरी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात कही कि तुम जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो औरंगाबाद के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे या है, इन्होंने कभी है तो विजन को सामने रखकर है तो काम नहीं किया। ये गडकरी साहब के शब्द है कि उन्होंने कभी भी मतलब अपने शहर के विकास के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ रहेंगी करके ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है करके। वरना अगर उसी टाइम के ऊपर अगर मुझे एक फ्लाईओवर मांगते तो मैं अगर अहमदनगर को दे रहा हूँ, दूसरे शहरों को दे रहा हूँ, तो औरंगाबाद को भी दिया होता। अब हमारे पास दिक्कत ये हो गई है कि जालना रोड के ऊपर हमारे 3 फ्लाईओवर्स हो गए हैं। हमने गडकरी साहब के ऊपर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, गडकरी साहब ने माना है कि अब हम जालना रोड के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इसको इंटरकनेक्ट करेंगे। और इंटरकनेक्ट करके हम कम से कम जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वो हम प्रिंट्रोवल तक लेके आएंगे। एक फुल फ्लाईओवर जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके लिए है तो जब टेक्निकल लोगों ने उनको ये बताया कि सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया हूँ उससे है तो ये पॉसिबल है कि हम जो फ्लाईओवर का जो नीचा हिस्सा होता है उसको हम कट करेंगे और वहीं से फ्लाईओवर्स एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा फ्लाईओवर है और उतार यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये जितना सेक्शन है इसको काटा जाएगा और उसको 1 पीस है तो जोड़ा जाएगा करके। अब इसके लिए चूंकि है तो वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मतलब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाना है करके, तो गडकरी साहब ने आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी औरंगाबाद में आके उसका इंस्पेक्शन करेगी
और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि एक फुल फ्लाईओवर जालना रोड के ऊपर हम कैसा कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि कुछ मदद हमको राज्य सरकार से और विशेष तौर से औरंगाबाद महानगर पालिका से हमको लगेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमको जो वाइडनिंग है वो वाइडनिंग के लिए अगर थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन अगर करना पड़ता है तो वो लैंड एक्विजिशन के अंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार अगर हमको मदद करती है तो हम ये काम करने के लिए तैयार है करके उन्होंने लिखित रूप से उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहाँ पे बाला साहेब ठेंग जो उनके OSD है वो OSD को उन्होंने आदेशित किया है कि आप इसका सर्वे करवाने के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस पास करें। और एक फ्लाईओवर, दूसरा एक ऑप्शन ये था कि अगर समझ लीजिएगा ये प्रिंटरॉवल तक अगर नहीं जाएगा फ्लाईओवर तो इसका क्रांति चौक तक जाएगा और क्रांति चौक के आगे फिर हम लोग एयरपोर्ट की जगह उसको हम कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर है तो छोड़ेंगे, यानी कि चिकलठाना भी हो जाएगा, मुकुंदवाड़ी भी हो जाएगा, एयरपोर्ट का एरिया भी हो जाएगा। और गडकरी साहब ने खुद ये कहा है कि मतलब अगर ये जब पहला फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो मैं जैसा नागपुर के अंदर 3 लेयर का फ्लाईओवर हम बना रहे हैं, जो अब औरंगाबाद को पूना से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बताया है डिटेल पूरा कि औरंगाबाद पुणे का जो कनेक्शन रहेगा वो 3 लेयर का फ्लाईओवर रहेगा उसमें। यानी कि पूना से जब गाड़ी निकलेगी जिसको है तो वाघोली तक जाना है, रांजनगांव तक जाने का है, वो 2nd नंबर के ऊपर, शहर के अंदर जो रहने वाले हैं वो नीचे के ऊपर, और औरंगाबाद पूना जो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा उसको पहले इनिशियल फेज़ के अंदर पूना से लेके अहमदनगर तक करेंगे और उनका कहना है कि अहमदनगर से हम इसको वालूज तक लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो पुणे से रांजनगांव तक लेके आएंगे, रांजनगांव से अहमदनगर लेके आएंगे और आगे अहमदनगर से यहाँ पर, तो 3 लेयर्ड फ्लाईओवर्स। तो गडकरी साहब खुद ये मान रहे हैं कि इसी तरह का फ्लाईओवर औरंगाबाद के अंदर भी ये पॉसिबल था। लेकिन अब खैर जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं, प्रिंटरॉयल का फ्लाईओवर किधर मुँह होना चाहिए था उसका किधर गया है और किसको उसका फ़ायदा हुआ है, ये आज आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन मैं समझता हूँ इसके अंदर लिया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अब हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है और मैं तमाम लोक प्रतिनिधियों को भी इसके अंदर साथ में हम लेकर चलेंगे कि हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए जितनी भी मदद लगेगी। उन्होंने कहा कि कितने हज़ार का करोड़ प्रोजेक्ट रहे, गडकरी साहब के शब्द है कि कितने हज़ार का करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं औरंगाबाद के लिए ये करके दिखाता हूँ। जबकि उनको ये बताया गया था कि सर ये जो है ये हम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं 72 करोड़ के अंदर और बाकी है तो हम इसको किसकी के हवाले ये रोड कर डालेंगे, चाहे वो PWD को दे डालेंगे या दूसरे किसी एजेंसी के हवाले कर डालेंगे ये रोड करके। गडकरी साहब ने ये साफ कहा है कि मेरे रहे तक आपने ये औरंगाबाद का ये काम करवा लेना, वरना औरंगाबाद को है तो पहले इसके बाद है तो फिर कभी है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं करके। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ये एक काम हुआ है। और हम चूँकि अब पार्लियामेंट का सेशन ये नहीं होता है, चलता नहीं है, तो हम जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के काम है मंत्रियों के पास, सेक्रेटरी के पास, जैसा मैंने खुद ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास जाकर मीटिंग लिया कि शिवाजी नगर का जो हमारा फ्लाईओवर है, जो रेलवे अंडर ब्रिज है, वो राज्य सरकार ने है तो अपना फंडिंग के लिए ये कर दिया था। अजीत पवार साहब जब आए थे तो उन्होंने उसको सैंक्शन किया था कि हम दे रहे हैं करके। लेकिन चूंकि एक फ़िक्स अमाउंट के बाद उसको अप्रूवल लगता है रेलवे बोर्ड का, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनके साथ मीटिंग लेने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मतलब हमारी फ़ाइल हमारी तरफ से ओके होके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर गई है। अब फाइनेंस जो है वो इत्तेफाक से हमारे ही मंत्री साहब के पास है, तो फाइनेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और रेलवे मिनिस्टर भी हमारे ही अपने है तो उसके अंदर भी नहीं आने वाली है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि 50 साल के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो दानवे साहब के पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और दानवे साहब ने अगर पैसे की शिकायत करी तो वो हमारे कराड़ साहब उसको पूरा कर डालेंगे करके। तो एक अच्छा मौका आया है, हम सभी मिलके साथ में मिलकर जितना प्रेशर बना सकते हैं, जितने अपने काम निकाल सकते हैं इस क्षेत्र के, तो निकालने का मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका आया है। तो यही इसकी गडकरी साहब की जो मीटिंग्स है उसकी तस्वीरें आपको ये आपने जो बताया अभी यहाँ पर आए थे अतुल कुमार साहब, उनके साथ डिटेल में चर्चा हुई थी और मैंने खुद ने NHAI के अधिकारियों के साथ जब चर्चा की दिल्ली के अंदर कि ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कनेक्शन जो है वो 40 के साथ होना चाहिए और ये घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब इनके पास दिक्कत ये है
कि मराठवाड़ा का जब भी प्रश्न आता है तो पैसे की दिक्कत बताई जाती है, और दूसरे कहीं पर भी चले जाओ तो हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स है तो उसको सैंक्शन कर दिए जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर हम अतराम घाट को तोड़ के अंदर से है तो टनल बनाने की बजाय अगर हम नांदगांव से अगर हम लेके आए रोड को, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि साहब सिर्फ 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, और जो काम 6000 करोड़ रुपए में होने वाला है अतराम घाट को तोड़ के व उसके अंदर से टनल बनाने का जो काम होगा तो वो 6000 करोड़ रुपए में। तो उनका कहना है कि साहब इतना पैसा अभी हम है तो वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसको 4 लेन बनाना चाह रहे हैं, जो नांदगांव से जो रोड आएगी और जो कन्नड़ होते हुए, तो उसको अगर हम 1000 करोड़ रुपए के अंदर करेंगे तो सरकार को हमको 10 किलोमीटर का अगर फ़र्क पड़ रहा है तो हम उसको 6000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेंगे करके। लेकिन ये है कि अब इसका फ़ैसला जो है वो गवर्नमेंट को तय करने का है, और हम समझते हैं कि अगर 10 किलोमीटर का अगर फ़र्क है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप उसको 4 लेन बना दीजिएगा, सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा तो ताकि। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं आता है। अब इनका प्रिलिमिनरी स्टडी कर रहे हैं ये कि अतराम घाट को अगर नहीं फोड़ेंगे तो हम कौन से रूट से आएंगे और उसका कितना किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। अगर वो हमारे को अगर ये तरीके से संतुष्ट करते हैं कि साहब हम ये जो 4 लेन बनाने वाले हैं और उसके अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा है, तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, बशर्ते आपको हमारे को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं, अलाइनमेंट किस तरह से हो रहा है, कि जिसकी वजह से हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको पहाड़ खोद के ही अंदर जाने का है करके, उसमें उसका ऑल्टरनेट जो भी रास्ता है वो रास्ता निकलना चाहिए। 4 लेन की बात होगी उसके साथ साथ एक रेलवे का भी एक प्रोजेक्ट जो 80 किलोमीटर का था, जो अतराम घाट में से और इसमें से जाना था, तो वो भी आप लोग ये एक्सप्रेस वे से निकालोगे या क्या? तो आपका देखिए, अतराम घाट के ताल्लुक से हमारा जो इनिशियल बहस चल रही थी वो यही थी कि जब हम अतराम घाट फोड़ेंगे तो उसके अंदर औरंगाबाद 40 गांव की जो लाइन है, जो 82 किलोमीटर की जो लाइन है, वो लाइन भी है तो हम उसी घाट से है तो उसी के अंदर से है तो हम एक लाइन है तो खींचा जा सकता है करके उसमें। अब इसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी ये रहेगी कि अगर रेलवे अगर यूज़ कर रहा है तो वो रेलवे और NHAI ये दोनों बोलेंगे इसका पैसा हमने डाले हुए है करके, हम तुम्हारे को नहीं, तो वो कॉस्ट शेयरिंग जो है वो होना ज़रूरी है। इसके लिए हमने दानवे साहब को लिखित रूप के अंदर, जितने भी मराठवाड़ा के हमारे सांसद हैं, इन लोगों ने लिखित रूप के अंदर, जिसके अंदर मैंने भी दानवे साहब को लिखित रूप के अंदर ये दिया है कि आप एक मीटिंग जितने भी मराठवाड़ा के सांसद हैं इनकी, साथ ही साथ जो हमारे DRM है, जनरल मैनेजर है रेलवे के, और रेलवे बोर्ड के अधिकारी जो है चेयरमैन के साथ, इनके साथ एक मीटिंग लगाए, और वो मीटिंग के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है, जैसा हमारा पिट लाइन का है, तो हमने ये कहा कि साहब पिट लाइन का डिसीजन बहुत बड़ा नहीं है उसके अंदर, वो चाहे तो आप एक दिन के अंदर मतलब बैठ के कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ लाइन का ये है कि लैंड अवेलेबल है क्या करके, वो लैंड का अवेलेबल है हमारे पास, जो माल धक्का है वहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वो माल धक्के के पास भी है तो हम करवा सकते हैं, जो गोडाउन से वो है। अब ये जो मीटिंग होगी उसके अंदर हमको लगता है कि रेलवे के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा। आपकी जो मीटिंग हुई गडकरी साहब के पास, आपका एक डिमांड था कि एयरपोर्ट के पास का जो कैंसिल होना, वो कैंसिल हो गया। वो उन्होंने, गडकरी साहब ने इनिशियली उनको अधिकारियों ने ये बताया था कि साहब वो पैसा आया हुआ है, वो पैसा वापस ना जाए करके। तो मैंने गडकरी साहब को ये बोला कि मैं बोला साहब ऐसा है कि अपने पास पैसा आया है तो चलो वहाँ पे बना डालो, नहीं वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना डालो। सर मैं सर ऐसा नहीं है, शहर की अगर रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर अगर आज हमने वो फ्लाईओवर अगर बनने दिए तो हमको एक पीस फ्लाईओवर नहीं मिलेगा। अब अगर समझ लीजिएगा हमको फर्स्ट फेज़ के अंदर हम प्रेसिडेंट पार्क का जो फ्लाईओवर है, जो API कॉर्नर के ऊपर, और जो गडकरी साहब की प्लानिंग जैसी है कि जहाँ पर API कॉर्नर के ऊपर वो उतर रहा है, अगर उसका उतना हिस्सा अगर काट के, जो गडकरी साहब ने ही हमको एक्सप्लेन किए हैं कि उसी को हम है तो कंटिन्यू अगर करते हैं तो हम उसको है तो आज कैम्ब्रिज के पास तक लेके जा सकते हैं। वरना होगा ये कि ऑलरेडी हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स है, अब चौथा फ्लाईओवर आएगा, यानी कि जालना रोड के ऊपर आप हिप हॉप करते हुए जाने वाले, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो वो ना करते हुए उसको हमें तो एक 1 पीस है तो ले जा सकते। डिसीजन क्या है? वो फ्लाईओवर कैंसिल करने का आदेश है तो गडकरी साहब ने दे दिए है। वहाँ पर अभी भी काम चालू था, वो विंग्स निकालना चालू। देखिए साइड ड्रेन्स का काम चल रहा है जी,
जालना रोड का अगर आप काम देखेंगे 72 करोड़ का, ज़रा मंगाइए, हिसाब मंगाइएगा कि 72 करोड़ के अंदर क्या काम हो रहा है करके। भाई हमारी प्राथमिकता क्या कि प्रिंट रॉयल से लेकर नगर नाके तक का रोड कितना ख़राब है, वो रोड बनना चाहिए था। तो वो रोड क्यों नहीं बन रहा है? बोले नहीं, हम सिर्फ साइड में है तो ड्रेन्स बना रहे हैं करके। अब ठीक है, 72 करोड़ रुपए के काम के अंदर क्या है क्या नहीं है करके उसकी ऑडिट है तो बाद में है तो किसी पत्रकार ने है तो कंप्लेन करके डालना। जो प्रपोज प्लान है वो कैंसिल हो चुका है, अभी स्टे किया उसको। किसको? नहीं, कैंसिल किया। हाँ, एयरपोर्ट के सामने का फ्लाईओवर कैंसिल। वो आकाशवाणी में होने वाला है। हाँ, आकाशवाणी के ताल्लुक से गडकरी साहब को ये बताया गया था कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, थोड़ा लैंड एक्विजिशन हमको करना पड़ेगा। 30 मीटर का उनका अवेलेबल ये है और उनको 40 मीटर चाहिए, तो ये साइड से 5 मीटर चाहिए, ये साइड से उनको एडिशनल 5 मीटर चाहिए करके। लेकिन गडकरी साहब चूँकि मतलब इतने एक्सपर्ट है अब ये उसमें, तो उन्होंने कहा कि ये एग्जिस्टिंग के अंदर ही एक जो पिलर का जो फ्लाईओवर होता है कि जो बीच में फ्लाईओवर पिलर आता है करो। बोले नीचे से है तो आपको है तो लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे से है तो आपके सर्विस रोड्स अच्छी तरीके से जा सकते हैं करके उसमें। लेकिन ये था कि देखिए मुझे भी बहुत ये था कि साहब बनने दीजिए, पैसा आया हुआ है, हम क्यों वापस भिजा रहे हैं करके। मैं बोला साहब मैं आज के लिए नहीं सोच रहा हूँ, आज का लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सोचेंगे तो बेंगलोर के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पहुँचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। किसी भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिएगा, बेंगलोर से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है सिर्फ इसीलिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटा। पूना के एयरपोर्ट से निकलने के बाद पुणे का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जाने के लिए वहां पर कम से कम है सो 1 से 1.5 घंटा लगता है। मेरी सिर्फ मंशा ये है कि अगर हमने ये 1 पीस फ्लाईओवर कर देते हैं और जिसका एक अप्रोच रोड जो है वो एयरपोर्ट के पास से, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट एयरपोर्ट से उतर रहा है नीचे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औरंगाबाद का पूरा अगर होना है तो वो शेंद्रा के अंदर होना है, क्योंकि फास्ट शहर इंडस्ट्रियल जोन हमने बनाए हैं, और ऑरिक सिटी के अंदर जिसके अंदर हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनाए हुए हैं। तो हम यही तरीके से औरंगाबाद को मार्केट करेंगे कि आप एयरपोर्ट से निकलिए और आपको शेंद्रा पहुंचने के लिए 10 से 12 मिनट के अंदर आप वहां पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट फ्लाईओवर से। तो ये हम अपने औरंगाबाद के लिए मार्केट करते हुए, आपको ठेकेदार को मिल गया काम, नहीं साहब बना दो ना, पैसा कहीं को जाने वापस दे रहे हैं, अपने को मिलेगा क्या? मिलेगा, 100% मिलेगा। हमने जब बैठे तो गडकरी साहब ने पूरा हमको सुन के लिए और उन्होंने इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस किए कि फ्लाईओवर इसका कैंसिल करो। तब उनके जो OSD थे उन्होंने कहा कि सर हम उतना फ्लाईओवर अभी कैंसिल करते हैं और बाकी का जितना भी काम है वो काम हमको करें। मैं बोला बिल्कुल आप कर लीजिएगा, आपका ड्रेनेज का जो भी है, आपका ड्रेनेज का जो है वो करवा दीजिएगा करके। उस आंदोलन को हम जारी रखने वाले हैं। हमें बड़ा ही दुख है इस बात का कि मैं जैसा ये कहता हूँ, मुझे ख़राब लगता है ये बोलने के लिए कि मेरे शहर की, मेरे ज़िले की जो जनता है वो कितनी ऐसे बेबस और मायूस नज़र आती है कि हमको कोई लेना देना नहीं है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चली गई तो माझा काय फ़र्क पड़तो करके, ये इस तरह की भावना। वरना हमने तो लोगों से ये कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इम्तियाज़ जलील या MIM पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भविष्य का, हमारे ज़िले के भविष्य का एक मुद्दा है। और इसको अगर कोई इतनी आसानी से हमारे पास से उठा कर लेके चले जाता है और कोई है तो इसका विरोध का सुर नज़र नहीं आता है। औरंगाबाद में क्या खिलाड़ियाँ नहीं है? औरंगाबाद में वो पालक नहीं है जो अपने बच्चों को खेल के उसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं? एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 150 एकड़ के अंदर बनेगी तो हमारा कितना डेवलपमेंट होगा। अब हमने, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये लोगों ने ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग आने वाले समय में जितने भी मंत्री आएंगे, चाहे वो राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो या सेना के हो, इनका घेराव करेंगे, इनको काले झंडे दिखाएंगे। और वो काले झंडों की शुरुआत जो है, मेरे हिसाब से पालक मंत्री साहब आ रहे हैं जिनकी पार्टी ने महज सिर्फ औरंगाबाद का नामकरण को लेकर राजनीति की है इसमें। वरना मैं तो ये चाहूँगा कि इस विद्यापीठ का नेतृत्व शिवसेना के कोई पदाधिकारी ने करे। मैं तो चाहूँगा कि खैरे साहब आप आए आगे इसके अंदर। अगर आपको इतना ही ये शहर माझा शहर आणि माझा हे मी हे केलं ते केलं, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ से जा रही है, ये आपके नेतृत्व के अंदर मैं एक कार्यकर्ता बोल के आपके पीछे रहूँगा उसमें। लेकिन इसके अंदर हम सबको एक साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। और औरंगाबाद की जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये विद्यापीठ हम हमारे लिए नहीं बना रहे हैं कि हमारा आंदोलन चलेगा तो सिर्फ उसके अंदर MIM के कार्यकर्ता नज़र आएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं खेल संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा, कहीं पालकों को भी आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा नाराज़गी बताना पड़ेगा हमारे को कि जो विद्यापीठ के लिए 135 एकड़ जगह हमने आइडेंटिफाई कर चुके थे,
हमको ये आश्वासन दिया गया था, जिस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया था कि सर ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को अलॉट हुई है, उस वक्त है तो कलेक्टर साहब थे, पालक मंत्री साहब थे, तो अब उन्होंने ये कहा था, उस वक्त के लोक प्रतिनिधियों ने ये कहा था की इम्तियाज अली काय तुम्ही इतका राग कशाला, आपण पुन्हा अजून एक आणू ना औरंगाबादला. म्हणजे विद्यापीठ जो है वो पूरे राज्य को एक ही मिलती है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे राज्य के लिए एक ही रहती है. ऐसा नहीं है कि तू भी खोल ले, मैं भी खोल लेता है, तो खोलना है कि तू भी खोल ले, तो ऐसा नहीं रहता है इसमें. अब इसमें यह है कि हम सब मिलकर अगर आके इसका विरोध करें और इस मुहिम को अगर आगे चलाएं, तो आप लोगों से भी अनुरोध है और ख़ासतौर से मीडिया वालों से कि आप लोगों से जाके रिएक्शन लीजिए, उनकी नाराज़गी समझ के लीजिएगा. राजनीति अपनी जगह के ऊपर, राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह के ऊपर है इसके, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में भी किसी ना किसी को सोचना चाहिए. बस यही मुद्दों के लिए हम आपको आगे जाता है. और वो गवर्नर को जो हाईली क्वालिफाइड, जो एलिजिबल रहते हैं, उसका बाज़ाब्ता सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त होता है. तो हमको बताया गया है कि भेजने के टाइम के ऊपर सिर्फ 3 नामों को भेजा गया, और जो 4th जो कैंडिडेट था जिसका नाम है तो ऑलमोस्ट फाइनल था, तो ये किसके बोलने के ऊपर रुकाया गया है? इसको क्या उद्धव साहब ने रुकाए हैं? इसको क्या काँग्रेस के नेताओं ने रुकाए हैं? इसको क्या शरद पवार साहब ने रुकाए हैं की नाही आपल्याला मुस्लिमांना नाही पाठवायचे आहे MSc हे मध्ये? कोणी हे सांगितलं आणि का नाही? म्हणजे सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना तुम्ही प्रतिनिधित्व देत असेल MPSCच्या सिलेक्शन बोर्डमध्ये, तर एका मुस्लिमांच्या विरोधात का आपण नाही त्याचं नाव फॉरवर्ड करत आहे? कोणी आक्षेप घेतला? हे कोणीतरी सांगायला पाहिजे ना. किसी ने तो बताना चाहिए ना हमारे को कि किस बात के ऊपर, कि आप MPSC के सिलेक्शन बोर्ड के अंदर वो नाम किसने ये किया है. हमको ये समझ में आता है कि 4 पहले हमको ये बताया गया कि 4 नाम भेजे गए थे, गवर्नर साहब ने 3 को फाइनल किए हैं और एक जो नाम था उसको रोक दिए है करके. जब हम डिटेल के अंदर गए तो हमको पता चला कि नहीं, चौथा नाम फॉरवर्ड ही नहीं किया गया था, जो एक हाईली क्वालिफाइड एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था. तो इसमें ये सवाल के जवाब इनको देना पड़ेगा उसमें कि आपका सिर्फ है तो मुसलमान मतलब इलेक्शन के टाइम के ऊपर आने का है, टोपियाँ पहनने का है यहाँ पे आके, और टोपियाँ पहन के बस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा करने का है. ये बंद करिएगा उसमें, क्योंकि अब हम आपसे नहीं कहा, ऐसा सीना तान के है तो आपसे सवाल करने वाले हैं इसमें, और आपको जवाब देना पड़ेगा उसमें. इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता हो, अनिल पोटे साहब हो, भाई अगर बहुत बिजी होंगे तो बाहर जाइए, और या तो शरद पवार साहब को देना पड़ेगा या उद्धव ठाकरे साहब को देना पड़ेगा उसमें. कि मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए आपको, उनको बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं. सरकार के पास अटका पड़ा है करके उसमें. तो ये सिर्फ है तो समाजों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा कर रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम ये करेंगे. मेरा ये कहना है कि मैंने खुद ने जब 2014 से 2019 तक मैं आमदार था, तो कितने ऐसे आमदार थे जो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, और इवन शिवसेना के भी मेरे आमदारों के पास के वो रिकॉर्डिंग्स है, जो भारतीय जनता पार्टी से ये कहते थे की तुम्ही मुसलमानांना आरक्षण द्यायला पाहिजे, कोर्टाने त्यांना दिलेली आहे, कोर्टाने तुम हो म्हटलेलं आहे, पण तुमची मानसिकता नहीं आहे देण्याची. ये भाषण है. आप क्यों मुंह में लड्डू लेके बैठ गए हैं? अब तो सत्ता है ना आपके पास, अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं. बोलिए साहब, मैं आपके आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूं, पवार साहब इलेक्शन के टाइम पे चाहिए, कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान इलेक्शन के टाइम के ऊपर चाहिए. जब कोर्ट ने कहा था कि 5% दे देना है, और आपके कितने नेता हैं जिन्होंने है तो ये पार्लियामेंट असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये डिमांड किए थे, तो आप क्यों खामोश? अब तो आपके लिए है तो 1 मिनट का ये फैसला है, आपने फैसला ले लीजिएगा कि भाई कोर्ट ने कहा था, हमें तो इसका ऑर्डिनेंस लेके आ गया तो इमीडिएट है तो हम उसको बिल में कन्वर्ट करके है तो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दे रहे हैं. लेकिन चर्चा हो रही है मराठा रिजर्वेशन की, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. हम इसका कहीं पर भी विरोध नहीं कर रहे हैं. उसमें उनके जितने भी सोशियो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको मिलना चाहिए, OBCs के अंदर जितने भी है उनको मिलना चाहिए. मुसलमानों के अंदर इम्तियाज़ जलील को रिजर्वेशन देंगे तो मैं खुद कहूँगा कि मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए करके, लेकिन मेरे समाज के अंदर जो गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जिसको थोड़े सहारे की ज़रूरत है, उसको मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए करके उसमें. सर बीजेपी की जानिब से वक्त भ्रष्टाचार बहुत शिद्दत से उठाया गया, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
वक्त का विषय जब आप दिल्ली में थे, जब दिल्ली में हंगामा चल रहा था तो औरंगाबाद में कुछ अलग ही हंगामा चल रहा था वक्त बोर्ड को लेकर, उसके बाद वक्त के भ्रष्टाचार को लेकर। सब ये देखिए, ये कोई आए थे, सुना मैंने वक्त काउंसिल के लोग, मुझे पता नहीं है ये कौन लोग रहते हैं, इनको क्या पावर्स रहते हैं, ये कैसे आते हैं करके। मुझे केंद्रीय वक्त काउंसिल का मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब ये लोग किस इससे आए हुए है करके। उसमें आपको नहीं क्या बहुत ज़्यादा है तो घूम के फिर के आपको है तो रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं। आप केंद्र के अंदर, सरकार के अंदर बैठे हुए आप कानून लेकर आइए, आप कानून वहाँ पे पास कराइए, आपकी हुकूमत है। यहाँ पे आके है तो आप नाटक और नौटंकी मत करिएगा कि हम रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या हुआ है। और आप आरोप नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो एक्ट है, सेंट्रल वक्फ एक्ट के अंदर आप अमेंडमेंट कर दीजिएगा उसमें कि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें जो है तो हथियाई गई है वो वापस है तो लेने के लिए कोई नया कानून बनाइए। ना उसको कोई कलेक्टर मान रहा है, ना तहसीलदार मान रहा है, ना वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को फेंक दिया जा रहा है। तो ये जो है ये सब है तो आपको बेवकूफ़ बनाने के धंधे किए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जितने भी वक्त के हैं मैटर, मैं जो औरंगाबाद का एक मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार के बारे में बोले हैं, तो वो मुद्दे के ताल्लुक से हमने लास्ट मीटिंग के अंदर ये ठहराव पास किए थे कि जो जालना रोड की ज़मीन है, वो जालना रोड की ज़मीन के अंदर हम FIR रजिस्टर करेंगे। वो FIR तैयार करने का, चूँकि कई सालों का ये मैटर है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स है, उसको स्टडी करने का काम। और एक मरतबा जब ठहराव पास हो जाता है तो उसको ओके करने के लिए नेक्स्ट मीटिंग का इंतज़ार करना पड़ता है कि हमने जो लास्ट मीटिंग के अंदर ये ठहराव पास किए थे, अब हम इसको अप्रूवल दे रहे हैं करके। तो 24 तारीख के दिन जो मीटिंग होने वाली है वो 24 तारीख के मीटिंग के अंदर, लेकिन चूँकि 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक मैं अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी की तरफ से हमारा टूर जा रहा है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को, तो मैं इस पीरियड के अंदर मौजूद नहीं रहूँगा। तो मैंने वक्फ बोर्ड को रिक्वेस्ट किया हूँ कि अगर वो डेट अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो उस मीटिंग के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। संजय केनेकर साहब जो तो सेंट्रल कमेटी को दिया हूँ, मैं अगर आपसे सवाल नहीं, संजय केनेकर साहब को बोलिए मेरे पास दीजिए साहब, बाकी किसी के पास मत दीजिएगा, मेरे पास दीजिएगा, मैं काफ़ी हूँ। सेंट्रल वक्फ कमेटी क्या क्या करती है।